आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं। देखिए, करंट अफेयर्स में जैसा हम लोग लगातार आपसे चर्चा कर रहे हैं, 10 यूनिट में देख रहे हैं, और जो भी 2024 में जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आएंगे आपके, उन सबको ध्यान में रखने का प्रयास कर रहे हैं कि पीटी के पर्पज से सभी एग्जामिनेशन का काम चले, और मुख्य परीक्षा के लिए, बीपीएससी के लिए एक बेस भी आपका बनता चले। ठीक है। और प्रीलिम्स ऑफ बिहार का या कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो करंट अफेयर्स वीक में 2 दिन करेंगे। हमको लगता है कि अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, फिर भी हम लोग इसको आगे आज बढ़ाते हैं। जो विविध से आज हम लोग देखेंगे। विविध भी एक हम लोग का महत्वपूर्ण यूनिट है। आप सबको पता है, जो हम लोगों ने बांट रखा है यूनिट, जो उस यूनिट के दायरे में नहीं आता उसको हम लोग विविध में देखते हैं। ठीक है। आज विविध वाले को देखेंगे हम लोग। देखिए, एक है प्रोजेक्ट उद्भव। किस नाम से जानेंगे इसको? प्रोजेक्ट उद्भव है। ठीक ना। प्रोजेक्ट उद्भव क्या है? तो 21 अक्टूबर 23 को ही 21 अक्टूबर 23 को एक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन के अवसर पर प्रारंभ किया गया। ठीक है। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के समय का जो उद्घाटन हुआ, इसको हम लोग प्रोजेक्ट उद्भव शुरू किए। इसका क्या काम है, क्या उद्देश्य इसका? कि भारतीय सेना, जो भारतीय सेना है, भारतीय सेना और, ठीक है, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया और भारतीय सेना का संयुक्त साझेदारी से ये प्रोजेक्ट उद्भव हमारे यहाँ एक प्रारंभ हुआ है। ठीक है। अब एक का नाम आपसे हम ले रहे हैं, वो क्या है? यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। ये है क्या? तो ये एक थिंक टैंक है जो दिल्ली में है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा सेवाओं पर काम करता है। एक थिंक टैंक है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर, ठीक है, और रक्षा सेवाओं पर केंद्रित कार्य करता है। ठीक है। ये करेगा क्या? अभी जो प्रोजेक्ट उद्भव में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें जो प्राचीन भारतीय युद्ध प्रणाली था, जो प्राचीन ग्रंथों में है, युद्ध कला, कूटनीति का जो वर्णन, जो रणनीति, उसका वर्णन है, उसको नए सिरे से देखने और समझने के लिए प्रोजेक्ट उद्भव प्रारंभ किया गया है। ठीक है। प्राचीन ग्रंथों में जो युद्ध कला या रणनीति के जो वर्णन है, उसको एक नया सिरे से देखने और समझने के लिए यह प्रोजेक्ट उद्भव प्रारंभ किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आएंगे। एक हमारा एक विश्व अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। एक तो दिवस अलग से पूछता ही है। ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। पहले कब है ये? 10 दिसंबर को क्या मनाते हम लोग हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस होता है 10 दिसंबर। इसमें हम लोग को समझना आगे और ये है कि भारतीय संसद ने जो मानवाधिकार के ऊपर क्या काम कर रखा है। तो 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया। ये भी प्रश्न अलग से आते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पूछ लिया, दूसरा वो पूछ सकता है कि भारत में कब पारित हुआ। तो 1993 1993 में ये हम लोग का मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, और इसकी धारा 21 के अंतर्गत राज्यों में भी मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। ठीक है। हम लोग देखेंगे, राज्य में भी एक मानवाधिकार आयोग होता है, केंद्र स्तर पर भी है। तो राज्यों में गठन कैसे हुआ है? 21, इसका जो धारा 21 है, उसके अंतर्गत राज्यों में गठन किया गया। हम सीधे आएंगे बिहार में। ठीक है। तो 10 दिसंबर 2008 को बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? एक प्रश्न आपसे ये बना। तो बिहार में 10 दिसंबर 2008, ठीक है, 2008 को बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। ठीक, इतना आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक आपका है मधुमेह। मधुमेह डिजीज है, डायबिटीज, अपने नाम जरूर सुन रखा होगा सबों ने। ठीक है। तो मधुमेह डिजीज के बारे में जानेंगे कि 14 नवंबर को हम लोग का विश्व मधुमेह दिवस होता है। कब होता है? 14 नवंबर है विश्व मधुमेह दिवस। इसका डेट होता है 14 नवंबर को। अब इसमें क्या स्पेशल रहा इस बार? तो अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ है, उसने एक रिपोर्ट जारी किया, भारत मधुमेह रिपोर्ट। ठीक है। तो भारत मधुमेह जो रिपोर्ट है, वो अब बताता है कि 2000 से 2045 क्या है, ये बोलता है कि 2045 तक क्या होगा भारत। ठीक है। भारत मधुमेह जो रिपोर्ट 2000 जारी किया गया, इसमें बोला 2045 तक भारत
को मधुमेह की राजधानी, भारत को दुनिया की मधुमेह राजधानी कहा गया है। एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन आपके लोग है, मधुमेह राजधानी, ठीक है, किसको कहा जा रहा है कि भारत अभी दुनिया का मधुमेह राजधानी हो गया। इस शब्द से भी आप समझ गए होंगे कि भारत में जो मधुमेह बीमारी है वो बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को अपना शिकार बना रही है। जैसे भारत में दुनिया का जो मधुमेह आबादी है, डायबिटीज जो लोग हैं उसका 17%, 17% लोग रहते हैं, ठीक है। मधुमेह का कितना लोग है इंडिया में? 17% लोग जितने डायबिटिक हैं वर्ल्ड में, उसका 17% भारत में ही रहता है, ठीक है। संभावना है कि ये 2045 तक 13.5 करोड़ लोग, कितने लोग? 13.5 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे 2045 तक, ठीक है, इस रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। वर्तमान में भी 2021 का जो डेटा उपलब्ध हम लोग के पास है, तो 2021 में है 10.10 करोड़ लोग भारत में मधुमेह से पीड़ित हैं। 2021 का एक डेटा उपलब्ध है कि 10.10 करोड़ लोग क्या है इंडिया में डायबिटिक हैं, मधुमेह से रोग से पीड़ित हैं। अब देखेंगे तो समझ रहे हैं कि बड़ी समस्या भारत में मधुमेह सामने है, ठीक है, जो 2045 तक 13.5 करोड़ होगी और भारत को मधुमेह की राजधानी, सिंपल पीटी में क्वेश्चन आएगा मधुमेह की राजधानी, ठीक है। तो भारत को अभी इस रिपोर्ट में, अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संघ ने जो भारत मधुमेह रिपोर्ट रखा है उसमें ये बात रखी गई है, ठीक है। देखिए मधुमेह पे एक सामान्य क्वेश्चन, मतलब आपका इसका करंट अफेयर्स हो गया, बायोलॉजी से भी आपसे आते रहा है, बेसिक जो है इसका कि मधुमेह क्या है आप सब जानते होंगे। तो आपको पता होगा, बहुत बार पूछता है ये, अग्नाशय से जो इंसुलिन अपर्याप्त मात्रा में अगर निकलेगा, अग्नाशय से जो इंसुलिन निकलता है, ठीक है, वो अगर कम निकलने लगा, उसका स्राव जो है, उत्पादन और स्राव कम हो गया, अपर्याप्त मात्रा में हो गया, तो टाइप 1 मधुमेह हो जाता है, ठीक है। तो कहाँ से? अग्नाशय से जो इंसुलिन का स्राव है वो जब कम होता है तो मधुमेह होता है, ठीक है। और टाइप 2 है उसी का, जब उसमें इसके कारण से शर्करा का स्तर जब बढ़ जाता है, ठीक है, तो क्या इसको हम बोलते हैं टाइप 2 मधुमेह की स्थिति है, ठीक ना। तो ये सामान्य क्वेश्चन साइंस में तो, मतलब बायोलॉजी के हम लोग इसको मानते हैं, प्रश्न बहुतों बार पूछा गया है, ठीक है। और इस डेटा को भी आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे, ठीक। इंसुलिन क्या है? तो अग्नाशय द्वारा इसका स्राव होता है, अग्नाशय से स्राव है, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट आएंगे, एक है बब्बर खालसा इंटरनेशनल संगठन है, क्या नाम है उसका? बब्बर खालसा, ठीक ना, बब्बर खालसा इंटरनेशनल। इसका एक सरगना है लखवीर सिंह, लखवीर सिंह लांडा, इसका नाम है। बब्बर खालसा का सरगना का नाम क्या है? लखवीर सिंह, लखवीर सिंह लांडा है इसका नाम। बब्बर खालसा का भी सरगना है लखवीर सिंह लांडा। इसको अभी भारत ने क्या किया है? व्यक्तिगत आतंकवादी घोषित किया, ठीक है। इसको भारत ने क्या कर दिया है? व्यक्तिगत तौर से आतंकवादी घोषित कर दिया। देखिए आतंकवाद हम लोग दोनों तरह से घोषित करते हैं, एक तो किसी संगठन को घोषित कर सकते हैं ये आतंकवादी संगठन है, दूसरा किसी इंडिविजुअल को भी घोषित कर सकते हैं कि यह व्यक्ति आतंकवादी है। इसको व्यक्तिगत तौर से आतंकवादी घोषित किया गया है। आपको पता होगा, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी संगठन को जो हम लोग प्रतिबंधित करते हैं, आतंकवादी घोषित करते हैं, उसके लिए एक अधिनियम हमारे यहाँ है, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम कब का है? गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। इसके पूर्व के क्लास में भी आप 2-3 बार इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है, ध्यान में रहना चाहिए। 1967 का है, ठीक है। 1967 का जो हमारा कानून है, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967, उसी के धारा 35 में ये बात मेंशन है कि किसी को हम लोग व्यक्तिगत तौर से भी आतंकवादी घोषित कर सकते हैं। और अभी लखवीर सिंह लांडा को व्यक्तिगत तौर से आतंकवादी घोषित किया गया, ठीक है। ये कौन है? तो बब्बर खालसा इंटरनेशनल का ये सरगना, ठीक है। ये लोग कनाडा से ऑपरेट करता है, ठीक ना। इसका दूसरा व्यक्ति फिर आतंकवादी घोषित हुआ, इसी संगठन से संबंधित है, गोल्डी बराड़, गोल्डी बराड़, ठीक है। ये भी सतिंदर सिंह इसका नाम है, सतिंदर सिंह गोल्डिंग बराड़ या सतिंदर सिंह गोल्डिंग बराड़, क्या हुआ है? इसको भी आतंकवादी घोषित किया गया है, ठीक है। पहले से 54 था, ये दोनों के बाद से 56 लोग व्यक्तिगत आतंकवादी की श्रेणी में आ गए हैं, या भारत सरकार ने आतंकवादी घोषित कर रखा है,
ठीक है, इसका भी संबंध बब्बर खालसा ग्रुप से ही है। क्लियर? ठीक, देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विविध में फिर से भारतीय नौसेना ने क्या किया है अपना, इनके जो एडमिरल रैंक के अफसर होते हैं, एडमिरल रैंक के जो अफसर हैं, एडमिरल रैंक के जो भी अफसर होते हैं इसके, इनके कंधों पे आप देखते हैं सजावटी चिन्ह लगा रहता है। ठीक है, एपालेट्स इसको हम लोग कहते हैं। एपालेट्स जो होता है जो सजावटी चिन्ह है, ठीक है, एपालेट्स या सजावटी चिन्ह, इसमें परिवर्तन लाया। ठीक है, इस एपालेट्स में परिवर्तन लाया है, सजावटी चिन्ह में क्या किया इस बार, इसको शिवाजी की जो राज मुद्रा है, छत्रपति शिवाजी की जो राज मुद्रा थी उससे प्रेरित होकर डिजाइन किया गया है। तो सिंपल से एक प्रश्न आपके लिए हुआ कि नौसेना ने जो अभी वर्तमान में, ठीक है, एपालेट्स में परिवर्तन लाया है वो कहाँ से प्रेरित है, या जो नया अपनाया है एडमिरल रैंक के अफसरों के लिए, तो ये शिवाजी की राजकीय जो राज मुद्रा थी, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी का नाम आप सुन रखे होंगे, इनकी राज मुद्रा से प्रेरित है। ठीक है, इन्हीं की राज मुद्रा से ये डिजाइन उठाया गया है। इस डिजाइन में सिंपल सा नई डिजाइन का हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इसका ये किया गया, तो नौसेना दिवस पे इसकी घोषणा की गई थी। ये इस डिजाइन में है कैसा, ये एक नेवी में का सुनहरा रंग का नेवी का बटन है, ठीक ना, सुनहरा नेवी बटन है इसमें, और उसमें तलवार और टेलीस्कोप नीचे में है, एक तलवार और कहीं पे एक टेलीस्कोप, एक तलवार का फोटो है, एक टेलीस्कोप का फोटो है। ठीक है, एक तलवार है, एक टेलीस्कोप है और ऑक्टागन बना हुआ है। क्या है, ये जो बटन है, इस बटन के चारों तरफ ऑक्टागन बना हुआ है। ठीक ना, ऐसे ऑक्टागन का डिजाइन है। ठीक है, यह ऑक्टागन क्या बताता है, ये ऑक्टागन बताता है इसके 8 दिशाओं के लिए, 8 दिशाओं को चिन्हित करता है। तलवार आपको पता है सोर्स के लिए है, टेलीस्कोप और को साथ में शामिल किया गया है। ठीक है, ये नया एपालेट्स है जो कि शिवाजी के राजमुद्रा से प्रेरित है। पीटी में आएगा तो आपके लिए यही प्रश्न हो सकता है कि कहाँ से प्रेरित है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते होंगे एक हमेशा अपने न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स में, वन में आग, जंगल में आग। ठीक है, जंगली इलाकों, पहाड़ी इलाका में आप नहीं रहे होंगे तो नहीं जानते होंगे, नहीं देखे होंगे करीब से। ठीक है, हमको तो बहुत जगह रहने का मौका मिला है, तो देखते हैं पहाड़ में और वन के आग को सामने से भी देखे हैं। अब देखिए जंगल में आग एक बड़ी समस्या है पूरे विश्व के लिए। ठीक है, अभी जिस पे एक रिपोर्ट आया उसको हम लोग देखेंगे तब भी आपको समझ पाएंगे क्या समस्या आई। नेचर पत्रिका है, ठीक है, इसमें एक जंगल आग पर रिपोर्ट आई। नेचर पत्रिका में फ्रांस के जो कुछ वैज्ञानिक हैं, वायुमंडल और पर्यावरण से संबंधित प्रयोगशाला के वैज्ञानिक हैं, उन लोगों ने अपना एक रिपोर्ट प्रकाशित किया। उसके हिसाब से वर्ष 2023 में जो जंगल में आग लगने की घटनाएं घटी, ठीक है, उससे हुआ क्या है, 6.5 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हुआ। अब इसे समझिए, 6.5 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ। अरब टन में है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है। ठीक है, देखिए तो पहला चीज हम लोग समझ रहे हैं, वन की जो अग्नि है, जंगल में जो आग है, वन में जो अग्नि की घटनाएं घटती है लगने की, तो 6.5 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। अब सबको पता है जलवायु परिवर्तन के लिए जो चिंता आप विश्व में देखते हैं, ठीक है, उसका एक महत्वपूर्ण कारण क्या है, उसका एक महत्वपूर्ण कारण है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। ठीक है, बड़े पैमाने पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है वो जलवायु परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण कारण है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वन में जो आग है वो भी इस घटना को क्या कर रहा है, बढ़ाने में काम कर रहा है ना। आपको मैंने फिर से चर्चा कर रहे हैं, देखिए मुख्य परीक्षा के लिए भी हम लोग अपनी साथ साथ में बेसिक अवधारणा बनाते चलते हैं। तो जलवायु परिवर्तन एक विषय है मेरा, मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, वहां हम लोग फिर से देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन एक महत्वपूर्ण कारण है। फिर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि वन में आग एक महत्वपूर्ण कारण बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का। छोटी मोटी घटना नहीं, इसको आगे आप लोग जानेंगे, देखेंगे हम लोग अभी, तब आप समझेंगे कि ये कितना गंभीर है। देखिए इसके साथ साथ क्या होगा, जब भी आग लगेगा तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड तो उत्सर्जन नहीं होगा, इसके साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, राख, गैस उत्पन्न होगा, राख होगा, और कार्बनिक
जो भी कार्बन जो है, कार्बनिक कार्बन के जो कण है, खतरनाक छोटे छोटे कण है, वो हवा में फैलेंगे। अब समझिए इससे क्या कर रहा है वन में आग, पूरा प्रदूषण भी जो फैलने का काम करेगा वो भी करा रहा है। आप सबको पता होगा, एक लगातार समस्या आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में, खासकर सर्दी के महीने में ही, पराली जलाने का। ठीक है, पराली के जलाने से दिल्ली में कुहासा, दिल्ली में प्रदूषण, इवन अब तो पटना में भी। ठीक है, बिहार में भी आप देखे होंगे, अगर ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे अभी भी पराली बहुत लोग जला रहे हैं। हालांकि इसको अब गैर कानूनी घोषित किया गया है, उस पर भी एक अलग से हम लोग क्लास बाद में समझेंगे। तो यहाँ भी हम लोग समझ रहे हैं कि इससे क्या होगा, वन में आग से भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर राख या जो कार्बनिक कण है वो क्या हो रहा है, हवा में फैल रहे हैं। ठीक है, देखिए ये इतना जो आग लगे की घटनाएं घटी हैं, वो भारत कनाडा में सर्वाधिक इसका प्रभाव रहा। कहाँ सबसे अधिक प्रभाव हुआ, कनाडा में हुआ। कनाडा में इतना बड़ा प्रभाव था कि ये एक दो देश का जितना बड़ा क्षेत्रफल है, ठीक है, उतना बड़े क्षेत्र में तो वहां केवल आग लगा हुआ है। इतने बड़े क्षेत्र में आग लगा, जैसे कनाडा में सर्वाधिक 1.85 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में, कितने बड़े क्षेत्र में, 1.85, 1.85 करोड़ हेक्टेयर। छोटे देश इतने बड़े होते हैं जितने बड़े क्षेत्र में यहाँ पे जंगल में आग लगी। ठीक है, इससे आप गंभीरता समझ सकते हैं। आप एक देश पूरा, पूरा साउथ कोरिया अगर पूरा देश शामिल कर दिएगा जिसके अंदर घुस जाएगा, उससे भी बड़ा इलाका है ये। ठीक है, तो 1.85 करोड़ हेक्टेयर के क्षेत्र में आग लगेगी, वहां घटने की। विश्व में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र अगर पूछेगा वन में, आपका आंसर होगा कनाडा। ठीक है, सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कहाँ का हुआ जंगल में आग के कारण से, तो आपका सीधा क्रिटी फैक्ट आंसर है कनाडा का। ठीक है, मेन के लिए डेटा और जो हम बातें रख रहे हैं वो भी मेन के पर्पज से भी काम आएगी। हम लोग थोड़ा भारत को भी देखेंगे। तो भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में जो भारतीय वन सर्वेक्षण का रिपोर्ट आता है उसके अनुसार हम लोग देख रहे हैं कि नवंबर 22 से जून 23 तक, नवंबर 22 से जून 23 का जो अवधि है, उसमें जंगल में आग लगने की कम से कम, छोटी मोटी घटना को जोड़ेंगे अगर, तो 2,12,249 आग लगी की घटना हुई। ठीक है, छोटी मोटी घटना जोड़ते हुए सब 2,12,000 के आसपास आग लगी की घटना भारत में भी घटित हुई है। ठीक है, तो ये भारत में भी जंगल में आग एक समस्या है। ठीक है, चलिए, तो ये आप देख पाए कि जंगल में आग कैसे पर्यावरण प्रदूषण, आप दूसरा भी समझ सकते हैं ना, सिर्फ पर्यावरण प्रदूषण तो नहीं हो रहा, पूरे आर्थिक संसाधन की क्षति हो रही है। जंगल में आग होगा तो जो जंगली जीव हैं, जो पशु पक्षी हैं, उन सब का भी वातावरण प्रभावित होगा। अब उसका प्रभाव, जब भी इस तरह का प्रश्न आता है सामने, तब उसके प्रभाव एक क्षेत्र में केवल नहीं देख सकते, अब विविध क्षेत्रों में उसका प्रभाव खुद भी अनुभव कर सकते हैं, और जब भी इसको पढ़ेंगे आगे तो इस तरह से विचार में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अगर देख रहे होंगे, न्यूज़पेपर का टच में होंगे, तो पहले दिन ही जो जनवरी 1 है, 1 जनवरी 24, 1 जनवरी 24 को एक घटना घट गई जो आपदा की श्रेणी में है, जापान में भूकंप। ठीक है, जापान में भूकंप की घटना घटी 1 जनवरी 24 को। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न आ सकता है कि कहाँ जब घटना घटी है, तो जापान में घटी। तीव्रता इसकी 7.6 थी, रिएक्टर पैमाने पे 7.6 इसकी तीव्रता थी। हमने आपसे कहा कि रिएक्टर पैमाने पे, रिएक्टर स्केल ही भूकंप तीव्रता नापने का हमारे यहाँ अभी पैमाना प्रचलित है, उसके आधार पर 7.6 इसका तीव्रता था। जापान में जो भूकंप आया 1 जनवरी को, आपने देखा होगा, बहुत इसमें बहुत सारे लोगों की इसमें मृत्यु भी हुई। ठीक है, आगे आइए, एक फिर WHO का रिपोर्ट है हम लोगों के पास। एक दूसरा वायु प्रदूषण पे आ गया। अब वायु प्रदूषण के संबंध में एक रिपोर्ट है WHO का। उसने कहा कि 2020 में जो वायु प्रदूषण है उसके कारण से केवल 67 लाख लोगों की मृत्यु हुई होगी। का डेटा है कि 67 लाख लोग मर गए होंगे वायु प्रदूषण से। इसको ये दो भाग में बांटता है। इसका बोलना है कि एक है घरेलू प्रदूषण, वायु प्रदूषण का एक पार्ट क्या है, घरेलू प्रदूषण। ठीक है, घरेलू प्रदूषण अगर हम कह रहे हैं आपसे, आप खुद से बताएंगे घरेलू प्रदूषण में क्या हो सकता है। मतलब घरेलू प्रदूषण, वायु प्रदूषण का कारण घरेलू प्रदूषण जो होगा, घरेलू कारणों से जो प्रदूषण होगा तो क्या हो सकता है। तो सिंपल है, आप समझ जा सकते हैं खुद भी। तो हमारे यहाँ जो खाना बनाने के लिए जो ईंधन यूज हो रहा है, जो प्रदूषण वाला जो ईंधन यूज होगा, जो प्रदूषण फैलाएगा, वो कारण बनेगा। ठीक है, तो ये कारण बना है। ठीक है, घरेलू प्रदूषण का। जैसे क्या यूज होता है हम लोग अभी भी लोगों के यहाँ,
मिट्टी का तेल, कोयला, बायोमास, ये सब क्या कर रहा है? इस सब से जो हम लोग बना रहे हैं खाना, बायोमास हुआ, मिट्टी का तेल है, कोयला, ये सब क्या है? प्रदूषणकारी तत्व है। और अभी भी इसको खाना बनाने में बड़े पैमाने पे यूज है। पूरे वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में अगर लोग देखेंगे तो 2.3 अरब लोग अभी तक, 2.3 अरब लोग अभी तक प्रदूषणकारी ईंधन के स्रोत का उपयोग कर रहे हैं। क्लियर है? अब ये क्या करेगा? घरेलू प्रदूषण का कारण बन रहा है। जो घरेलू कारणों से प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण, उसका एक कारण बन रहा है। तो केवल इस कारण से घरेलू जो प्रदूषण है, केवल इस कारण से हम लोग अगर देखेंगे तो 32 लाख मृत्यु इसके कारण से हुई। ठीक है, 32 लाख लोग मृत्यु का शिकार हो गए घरेलू प्रदूषण के कारण से। ठीक है, देखिए फिल्म्स के लिए तो आप सिंपल समझिए कि वायु प्रदूषण में एक कारण से आपको हम लोग बता रहे हैं कि घरेलू जो कारण है, खाना पकाने के लिए जो यूज हो रहा है वो एक यूज होगा, एक समान रूप से मृत्यु का डेटा। ठीक है, आप फिर समझ रहे हैं वायु प्रदूषण या से संबंधित जो मेरा मुख्य परीक्षा में जो पहलू हो सकता है, वहां भी ये चीजें महत्वपूर्ण साबित होंगी आपके लिए। ठीक है, अब जो घरेलू प्रदूषण होता है उसके कारण से जो बीमारियां हो रही हैं जिससे मृत्यु होती है, उसमें सर्वाधिक योगदान है हृदय रोग का। इसके कारण से लगभग 32% लोग हृदय रोग के शिकार होते हैं घरेलू प्रदूषण से। फिर आगे बढ़ेंगे तो लगभग 23% लोगों को जो स्ट्रोक आता है उसका कारण ये प्रदूषण होता है। ठीक है, फिर आप समझिए 21% लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जो बीमारियां हुई हो रही हैं उसका कारण यह है। ठीक है, और 18% को क्रॉनिक डिजीज हो रहा है इसके कारण से, और 6% को फेफड़ा से संबंधित बीमारियां हो रही हैं घरेलू प्रदूषण से। तो घरेलू प्रदूषण जो वायु प्रदूषण है घरेलू कारणों से, उससे सर्वाधिक प्रभावित हृदय रोग हो रहा है। ठीक है, ठीक, चलिए ये इतना तथ्य हम लोग विविध के क्षेत्र में देखे हैं। अब हम लोग इसके बाद कुछ और चीजों को देखते हैं विविध में ही। देखें, एक अगर न्यूज़पेपर पे आप देख रहे होंगे तो एक कार्यालय बना, एक ऑफिस बना है गुजरात में। ठीक है, वो भी बड़ा चर्चा में रहा, सूरत डायमंड बोर्स। कहाँ का है ये? सूरत में, सूरत डायमंड बोर्स है। ठीक है, ये क्या है? ये विश्व का, पूरे विश्व में ये सबसे बड़ा कार्यालय परिसर बन गया। ठीक है, सबसे सिंपल सा क्वेश्चन होगा, विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर अवस्थित है, करेंगे सूरत। सूरत का जो डायमंड बोर्स है वो मेरे विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर है, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ये दर्ज हुआ। ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इसको दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय इमारत के रूप में मान्यता दिया गया। इसके पहले अगर हम लोग जाएंगे, इस डायमंड बोर्स के सूरत वाला जो बना है, इसके पहले कौन था? तो पेंटागन था। पेंटागन क्या है आप लोग जानते होंगे? पेंटागन नाम सुन रखा है आप लोगों ने? पेंटागन क्या है ये भी प्रश्न आता है अलग से। ठीक है, पेंटागन भी बीपीएससी भी पूछ चुका है पहले अलग से प्रश्न। तो पेंटागन अमेरिका का रक्षा विभाग का मुख्यालय। पेंटागन क्या है? अमेरिका रक्षा विभाग का मुख्यालय कहाँ है? वो पेंटागन का जो कार्यालय है वो पेंटागन में है, उसके नाम से वो प्रसिद्ध है। ठीक है, ये सबसे बड़ा कार्यालय परिसर था पहले विश्व में। अब विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर सूरत डायमंड बोर्स बन गया है। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण आपके पास जानकारी था ये, इसको भी निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। पीटी फैक्ट्स है ये सिंपल, मेरी उम्मीद से ये कभी भी आपके पास आ सकता है प्रश्न में। चलिए थोड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चलेंगे। विविध में यहाँ तक देखे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो आपके पास यूनिट है आप उसमें पहुंच जाएंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, फिल्म्स और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, आपको पता है। मेंस में भी एक प्रश्न हमेशा से आते हैं। वहां पे हम लोग चले, देखें वहां पे क्या गतिविधियां चल रही हैं अभी। देख, उम्मीद करते हैं आप वहां पहुंच गए होंगे। 1 जनवरी 24 को ही, ठीक है, 1 जनवरी 24 को इसरो के द्वारा एक फिर से सेटेलाइट जो भेजा गया, अभी उपग्रह भेजा गया, उसका नाम अगर ध्यान हो, एक्सरे पोलरीमीटर के नाम से। क्या नाम है इसका? एक्सरे पोलरीमीटर। ठीक है, एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह है ये।
इसको एक्सो ठीक है, एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह है। इसको हम लोग एक्सपोसेट के नाम से भी जानते हैं, एक्सपोसेट। ठीक है, 1 जनवरी 24 को यह लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च हुआ? उपग्रह लॉन्च होता है तो आपको पता है कि एक कोई सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से हम लोग भेजते हैं उसको। ठीक है, भेजेंगे उसको, उपग्रह प्रक्षेपण यान से भेजेंगे, तो भेजे पीएसएलवी से भेजे। ठीक है, पीएसएलवी से भेजा गया ये पोलर आपको पता है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान जो है मेरा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ये। ठीक है, इससे हम लोग भेजे हैं। ये पीएसएलवी C-58 से भेजा गया, C-58 से भेजा गया। तो पहला क्वेश्चन हो गया, जो गया है उपग्रह उसका नाम है एक्सपोसेट, एक्सरे पोलरीमीटर। ठीक है, उपग्रह पीएसएलवी C-58 से लॉन्च किया गया। कहां से भेजा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आसान सा। अभी जो उपग्रह हम लोग भेजे हैं इसको भी सतीश धवन स्पेस सेंटर से भेजे। ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से हम लोग इसका प्रक्षेपण किए। ठीक है, श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया। ठीक, अब नेक्स्ट है इस पे कि है क्या भाई। अब तो ये जो उपग्रह हम लोग भेजे हैं इसको पहले से हम लोगों ने स्थापित कहाँ किया? तो पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया है। 650 किलोमीटर पर ले जाके इसको स्थापित कर दिया। ठीक है, पृथ्वी की निचली कक्षा में 650 किलोमीटर में इस उपग्रह को स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है उपग्रह छोड़ने का? इस उपग्रह का उद्देश्य रहा है अंतरिक्ष में जो तीव्र एक्सरे स्रोत है उसका जो ध्रुवीकरण होता है। जो एक्सरे किरणें हैं अंतरिक्ष में क्या करती है ना, ध्रुवीकृत हो जाती हैं। एक्सरे स्रोत का जो ध्रुवीकरण होता है उसका अनुसंधान ये करेगा। तो एक्सरे के ध्रुवीकरण एक्सरे स्रोत के ध्रुवीकरण का ये अध्ययन करेगा। ठीक है, दूसरे में समझिए इस अर्थ में कि क्या क्या चीज का और अध्ययन करेगा ये जो कुछ खगोलीय घटनाएं हैं जैसे ब्लैक होल। ठीक है, ब्लैक होल का अध्ययन करेगा। और क्या करेगा? ये न्यूट्रॉन तारा जो है मेरा उसको देखेगा, न्यूट्रॉन तारा, ब्लैक होल, और आकाश में जो चमकीले खगोल में जो हमको बहुत सारा चमकीला 50 से 70 दिखता है। ठीक है, उसका अध्ययन करेगा। तो ये ब्लैक होल का, न्यूट्रॉन तारा का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है। ठीक है, जो ब्लैक होल है ये इसको देखेगा, ये न्यूट्रॉन तारे का जानकारी जुटाएगा, और इसी तरह का जो खगोलीय पिंड है, जो चमकीले बहुत खगोलीय पिंड है, उसका ये अध्ययन करेगा। पहला काम करने जा रहा है। देखिए, इसका पूरा जो जीवन काल रखा गया है इस उपग्रह का वो 5 साल तक रहेगा। अब इस उपग्रह में 2 पेलोड डाले गए। ठीक है, ये जो उपग्रह गया है वो क्या है? 2 पेलोड के साथ गया। पेलोड आपको पता ही है, अपने पढ़ रखा है, पहले भी क्लास में लोग चर्चा किए हैं। जो लॉन्च व्हीकल्स में जो हम लोग जिसको लेके जाते हैं उसका ये टेक्नोलॉजी में जो शब्द है उसके लिए हम लोग पेलोड शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, तो 2 पेलोड इसमें गया। पहला जो पेलोड है मेरा इसमें उसको हम लोग देखेंगे, ये पॉली एक्स है। पहला पेलोड है उसका नाम क्या है? पॉली एक्स। ठीक है, पॉली एक्स के नाम से पहला पेलोड हम लोग भेजे। ठीक है, ये क्या करने वाला? ये POLIX पॉली एक्स के नाम से पहला लोड भेजे हैं। ये अंतरिक्ष में चुंबकीय जो स्रोत है, चुंबकीय फील्ड है, इलेक्ट्रॉन्स है, उसका अध्ययन करेगा। अंतरिक्ष में स्रोतों के जो चुंबकीय फील्ड्स हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका अध्ययन करेगा पॉलिक्स। ठीक है, ये जो पॉली एक्स है इसका अध्ययन करने जा रहा है। दूसरा हम लोग इसमें जो भेजे हैं पेलोड वो है, उसका नाम है XSPECT, एक्सपेक्ट के नाम से जानेंगे। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग। एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग इस नाम से है, एक्सएक्स तक के नाम से। ये क्या है हम लोग का दूसरा पेलोड है। ठीक है, ये क्या काम करेगा? ये काम करेगा कि अंतरिक्ष में ये गुरुत्वाकर्षण एक्सरे के बारे में जानकारी हासिल करेगा। एक सिंपल सा ये अंतरिक्ष में एक्सरे के बारे में जानकारी हासिल करने का काम करेगा। इसका जो दूसरा पेलोड है, ठीक ना, 2 पेलोड इसमें भेजा गया। देखिए, इतना बहुत अंदर जाके दोनों पेलोड का काम कुछ नहीं, संभावना कम ही रहती है, लेकिन आप कम से कम इतना जान जाइए कि ये ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारा जैसे चीजों का अध्ययन और जो एक्सरे का जो ध्रुवीकरण होता है वहां पे उसका अध्ययन करने के लिए इस उपग्रह को हम लोग भेजे। तो इस तरह का उपग्रह भेजने वाला भारत
विश्व में दूसरा देश है। ठीक है, इस तरह के अध्ययन के लिए उपग्रह भेजने वाला भारत विश्व में दूसरा देश है। इसके पहले केवल नासा ने ऐसा एक उपग्रह भेजा था। ठीक है, किसने भेजा था? नासा ने भेजा था। आप सबको पता होगा नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। तो नासा ने 2021 में भेजा था ऐसा एक उपग्रह इसी अध्ययन के लिए। ठीक है, उसको जो नासा ने भेजा था वो IXPE के नाम से इसका उपग्रह गया था नासा का 2001 में। ठीक है, अभी भारत ने भेजा है एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह। ठीक है, वो भी क्या काम करेगा? जो ध्रुवीकरण है एक्सरे का विकिरण का, उसका ये अध्ययन करेगा। ठीक ना, और विशेषकर ब्लैक होल्स की घटना, ब्लैक होल का, न्यूट्रॉन तारा का, और जो अन्य चमकीले पिंड हैं आकाश में, उसका अध्ययन करेगा। ठीक ना, अलग से कभी कभी आपसे क्वेश्चन आता है कि ब्लैक होल क्या है। तो ब्लैक होल अंतरिक्ष में ऐसी जगह को हम लोग ब्लैक होल कह रहे हैं। ब्लैक होल जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होता है। ब्लैक होल क्या होता है? ऐसा स्थान है अंतरिक्ष का जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक है। इससे क्या होता है, उसके प्रभाव क्षेत्र में कोई भी चीज आता है तो उसको क्या करता है, वो अपने में खींच लेता है, कुछ उससे बच नहीं पाता। तो ब्लैक होल वैसा जगह है जिसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होता है, उसके प्रभाव में आने वाला कोई चीज बच नहीं पाता और क्या करता है, उसको अपने अंदर वो खींच लेता है। यही ब्लैक होल है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग का है, ये आप सबने नाम सुना होगा, आसान सा है, आदित्य L1। ठीक है, आदित्य L1 पे कुछ जानकारी हम लोग यहाँ भी रखेंगे। ठीक है, देखिए आदित्य L1 पे पहले बेसिक बात आ गया कि हम लोगों ने लॉन्च किया था 2 सितंबर को। ठीक, अब इसका लॉन्च का डेट भी पूछ सकता है। ठीक है, सूरज के अनुसंधान से संबंधित ये उपग्रह है। ठीक है, आपको सबको पता है इसके पहले ये तीसरा ऐसा देश है, भारत बहुत चर्चा में था। इसके पहले अमेरिका और जापान ही ऐसा देश है जो सूर्य के अध्ययन के लिए कोई मिशन अपना भेज चुका है पहले भी। अब भारत ऐसा तीसरा देश बना है। ठीक है, आदित्य L1 को इसने 2 सितंबर को भेजा। ठीक है, ये क्या क्या करने वाला आदित्य L1 हमारा? ये लैग्रेंज 1 पॉइंट है। देखिए क्या जगह है, लैग्रेंज 1 पॉइंट है ये। ठीक है, लैग्रेंज 1 जो पॉइंट है इसी को आप L1 कह रहे हैं। देख रहे हैं नाम इसका क्या है? L1 लैग्रेंज 1 पॉइंट है ये। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए कि आदित्य L जो है कहाँ जाके फिक्स करने वाला है ये। तो ये लैग्रेंज 1 पे जाकर के अस्थिर हुआ रुका है। ठीक है, वहां जाके ये परिक्रमा करेगा और सूर्य का अध्ययन करेगा। ठीक, तो लैग्रेंज 1 L1 पॉइंट को अगर आप जानने का प्रयास कीजिएगा, तो मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, तो यहाँ से आप L1 पे पहुंचे, तो ये 15 लाख किलोमीटर है। कितनी दूरी पे है ये? L1 मेरा 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक ना, पृथ्वी से यहाँ पहुंचने में इसको लगा है 15 लाख किलोमीटर की दूरी सफर तय किया। ये अगर आपको ध्यान होगा 126 दिन इसको लगे थे। देखिए एकदम पीटी फैक्ट्स क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, बिल्कुल अच्छे से समझिए। पूछेगा वो L1 की दूरी पृथ्वी से कितनी है। ठीक है, L1 जो आप नाम सुन रहे आदित्य L1, ये 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। L1 एक पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट आदित्य क्या कर रहा है? L1 यहाँ पहुंचेगा, आदित्य पहुंचा, इस पॉइंट का एक अंडाकार कक्ष है। किस रूप में कक्ष है? एक अंडाकार कक्ष है। ठीक है, ये जो L1 है मेरा, अगर ये पॉइंट मेरा L1 है, तो इसका एक कक्ष है अंडाकार। ठीक है, इस अंडाकार कक्ष में ये मूव करेगा। ठीक ना, ये जो अंडाकार कक्ष है इसको हॉलो ऑर्बिट बोलते हैं। ये क्या है? इसका नाम है हॉलो ऑर्बिट। ठीक ना, थोड़ा ध्यान समझ लेंगे, ये हॉलो ऑर्बिट है। L1 पॉइंट है हमारा। ठीक है, L1 पॉइंट के चारों ओर जो ऑर्बिट है उसका नाम है हॉलो हॉलो ऑर्बिट। हॉलो ऑर्बिट है L1 के चारों ओर। L1 की दूरी कितनी है? तो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे है, जहां हम लोग के आदित्य को पहुंचने में कितना समय लगा? 126 दिन लगा है। ठीक है, यह आप 126 दिन दौड़िएगा, अभी पहुंच जाएंगे कि शायद 6 जनवरी को ये पहुंचा, वहां पे पहुंच गया ये L1 पे। ठीक है, कहाँ पहुंचा? 6 जनवरी को पहुंचा। तो बहुत तो 2 सितंबर का एक डेट याद रखेंगे, एक डेट याद रखेंगे कब का? 6 जनवरी का।
ठीक है। ये 6 जनवरी को L1 पॉइंट पे पहुंच गया हम लोग का L1, आदित्य L1, और ऑर्बिट हेलो ऑर्बिट में स्थापित हो गया। ठीक है। अब देखिए, अब ये L1 पॉइंट है क्या। मान लिया आगे एक कदम और आपसे पीटी में पूछा वो कि L1 पॉइंट क्या है, या लैग्रेंज पॉइंट क्या है, लैग्रेंज 1 क्या है ये। अब बताएंगे कि ये वैसा पॉइंट है, वो ऐसा बिंदु है जहां पृथ्वी और सूर्य दोनों के गुरुत्वाकर्षण के बीच संतुलन रहता है। कैसा पॉइंट है ये, वैसा पॉइंट है जहां पृथ्वी और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उस दोनों के बीच संतुलन रहता है, और यह बिंदु सूर्य के सबसे निकट माना जाता है। ठीक है। ठीक है, सूर्य के सबसे निकट का बिंदु है। और दूसरी बात क्या है विशेषता, सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का इस पॉइंट पे क्या है, संतुलन रहता है। ठीक है, यही मेरा L1 है। आगे देखिए, इस L1 पे हम लोग, अब आदित्य L1 मेरा 7 पेलोड लेके गया। आप अभी पढ़ रहे थे हमसे ना कि एक्सपोसेट क्या है, 2 पेलोड लेके गया था, 2 पेलोड था उसमें लगा हुआ, इसमें 7 पेलोड लगे हुए हैं। ठीक है। देखिए, आदित्य L1 को ठीक से जानने का प्रयास कीजिए, डिटेल हम बता दे रहे हैं आपसे, क्योंकि ये बेसिक बीपीएससी और एसएससी तक तो यहाँ था क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन बीपीएससी जैसे कमीशन में इसके जो पेलोड है उससे भी प्रश्न आ सकते हैं बीपीएससी में। ठीक ना, और मेन मिले तो आपको थोड़ा जानना चाहिए डिटेल में, और इसके पेलोड से भी प्रश्न आएंगे, इसका पेलोड कौन सा क्या काम करने जा रहा है, 7 पेलोड जो है देखेंगे इसको। पहला है मेरा मैग्नेटोमीटर, मैग्नेटोमीटर पेलोड है। पहले का नाम क्या है, मैग्नेटोमीटर। ये क्या है, ये जो आदित्य L1 गया है मेरा, इसके डेस्क पे लगा हुआ है। ठीक है, और सूर्य की ओर ये देख रहा है, सूर्य की ओर इसका मुंह है। ये क्या करेगा, गुरुत्वाकर्षण एवं सूर्य पे, सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है उसका, और सूर्य पे चलने वाली हवाओं का अध्ययन करेगा। आपको इसलिए बता रहे हैं कि अब अगर बीपीएससी इसके आगे उतरा तो क्या पूछेगा, वो सिंपल पूछेगा कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का या उस पर चलने वाले हवाओं का अध्ययन करेगा, अब पेलोड का नाम देगा वो। तो मैग्नेटोमीटर है ऐसा पेलोड। मैग्नेटोमीटर क्या काम करेगा, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण और उसकी हवाओं का अध्ययन करेगा। ठीक है। दूसरा है BELC, दूसरा है BELC। ठीक है, BELC दूसरा मेरा पेलोड है इसमें। इसका फुल फॉर्म है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। ठीक है, ये क्या काम करने जा रहा है, ये प्रतिदिन 1440 फोटो सूर्य का पृथ्वी पर भेजेगा। ठीक है, इसको दिया गया है कि 1440 फोटो आप प्रतिदिन खींचिए सूर्य का और पृथ्वी पर भेज दीजिए। ये काम करने के लिए BELC पेलोड है वहां पे, विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ के नाम से एक पेलोड है, जो कि रोज 1440 फोटो भेजेगा। ये भी आपका पीटी फैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे हेलियोज। तीसरा पेलोड जो मेरा लगा हुआ है इसमें वो है हेलियोज के नाम से। ठीक है, हेलियोज लगाए हम लोग। ये क्या काम करेगा, ये जो सूरज की लपटें आप सुनते होंगे, देखते हैं मैगजीन्स में पढ़े होंगे बहुत बार कि सूरज में लपटें उठती, तो सूरज की जो लपटें हैं और सूरज की जो ऊर्जा है उसकी तीव्रता का को समझेगा। सूरज की लपटें या सूरज की जो ऊर्जा है और उसकी जो तीव्रता है, उसके अध्ययन के लिए, उसको समझने के लिए जो पेलोड गया उसका नाम है हेलियोज। ठीक है, हेलियोज उसका नाम हो गया। नेक्स्ट है ASUIT, ASUIT। ठीक है, ASUIT ये सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ठीक है, टेलीस्कोप है इसमें लगा हुआ, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप के नाम से इसको जानेंगे, ASUIT। ठीक है, तो टेलीस्कोप है, ये क्या करने वाला है, ये सोलर, नाम भी देख रहे हैं आप, सोलर अल्ट्रावायलेट, नाम से स्पष्ट हो गया, सौर विकिरण मापेगा। ये क्या करने वाला है, देखिए आपको एग्जाम में फुल फॉर्म नहीं देगा, फुल फॉर्म देगा तो आप पकड़ ही लीजिएगा। ठीक है, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप देगा तो आप अंदाज पहुंच जाएगा वहां पे कि सौर विकिरण को मापेगा। लेकिन मेरा मानना है कि एग्जाम में वो सीधा शॉर्ट फॉर्म में लिख देगा, तो क्या काम है इसका, सौर विकिरण को मापेगा। ठीक ना, ये सौर विकिरण को मापने का काम करेगा। ठीक है, SUIT सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप जो है सौर विकिरण को मापने का काम करेगा। नेक्स्ट है इसका SOLEX। ठीक है,
ओ एल ई एक्स, एल ई एक्स के नाम से, एस ओ एल ई एक्स है। ठीक है, इसका नाम है सोलर लो एनर्जी एक्सरे सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, यही है एस ओ एल ई एक्स। ठीक है, ये क्या करेगा, ये सॉफ्ट एक्सरे प्रवाह को मापेगा। ठीक है, सॉफ्ट एक्सरे प्रवाह को मापने का काम कौन करेगा, तो एस ओ एल ई एक्स के नाम से जो मेरा पेलोड गया है वो करेगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। आपको हम बता रहे हैं बार बार कि फुल फॉर्म से आप देख रहे हैं, नाम से पता चल जाता है क्या करने वाला हुआ ये, सॉफ्ट एक्सरे का प्रवाह नापेगा। ठीक है, इसी तरह एक नेक्स्ट आपका है, दो और रह गया है। ठीक है, अलग अलग, इसमें आदित्य L1 बड़ा चर्चित रहा है, इसलिए मेरा मानना है कि सातों को भी ध्यान में रखने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए ए एस पी ई एक्स, ए एस पी ई एक्स है, ए एस पी ई एक्स। ठीक है, किस नाम से है ये, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसका नाम है पूरा आदित्य सोलर, आदित्य सोलर, ठीक है, विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, इस नाम से है। एक पेलोड है, ये क्या करने वाला है, जैसे सूर्य पर हवा में मौजूद कणों का पता लगाएगा। सूर्य पर जो हवा है बह रही है, उसमें जो मौजूद कण है उसका पता लगाएगा। हवा में मौजूद कण का अध्ययन करेगा ये। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है मेरा पी ए पी ए। नेक्स्ट क्या है, पी ए पी ए। ठीक है, पी ए पी ए, हिंदी में आप इसको देखते हैं पी ए पी हो जाता है पापा। ठीक है, पी ए पी ए, ये क्या करने वाला है, ये सौर ऊर्जा का अध्ययन करेगा। जो नेक्स्ट पेलोड है मेरा पी ए पी ए का नाम से, ये सिंपल सा सौर ऊर्जा जो है उसका अध्ययन करने वाला है। तो ये 7 पेलोड थे जिसका हम लोगों ने चर्चा कर लिया। आदित्य L1 में 7 तरह के पेलोड लगे हुए हैं। ठीक है, पीएपीए क्या कर रहा है, सूर्य पर चलने वाली हवा और उसकी संरचना का जो अध्ययन है वो पीएपीए मतलब पापा के नाम से जो पेलोड है वो करेगा। और ये पूरा आदित्य L1 जो है, इसका जीवन काल कितने दिनों का है, ये पूरे आदित्य L1 को हम लोग मान के चल रहे हैं कि 5 साल तक काम करेगा। इसका जीवन अवधि 5 वर्ष की होगी। ठीक है, ठीक, ठीक है, थोड़ा सा और 5 मिनट हम लोग कर देखेंगे। साइंस टेक का 2 चीज है रह गया, उसको खत्म कर देते हैं। यहाँ पे थोड़े से देख, अभी एक न्यूज फिर हम लोग देख रहे थे न्यूज़पेपर में कि नासा का एक यान गया था। ठीक है, नासा का अंतरिक्ष यान जूनो। ठीक है, ये क्या हुआ, एक नासा का अंतरिक्ष यान है, किस नाम से, जूनो है। ये क्या है, ये 30 दिसंबर को बृहस्पति ग्रह जो हमारे लोग का है, बृहस्पति ग्रह जो है, इसको 30 दिसंबर को इसके एकदम करीब से गुजरा। करीब से गुजरेगा, फिर भी कुछ दूरी रहेगी, तो लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास से ये गुजरा। ठीक है, इसके बृहस्पति ग्रह से 1500 किलोमीटर के दूर से ये क्रॉस किया है नासा का जुनू। जब ये क्रॉस किया तो इसने एक फोटो वहां से जो कैच किया है वो आपके लिए क्वेश्चन आ गया। ये जूनो ने क्या कैच किया, इसका एक चंद्रमा है बृहस्पति का। ठीक है, बृहस्पति का चंद्रमा, उसका नाम है IO। तो पता है बृहस्पति में चंद्रमा, उसका IO के नाम से जो चंद्रमा है बृहस्पति का। यहाँ तक की जो तस्वीरें भेजी हैं उसमें बहुत सारे ज्वालामुखी दिख रहे हैं, मतलब ज्वालामुखी की दुनिया की तस्वीर आपको देखिए। क्या क्वेश्चन हो गया आपको, ज्वालामुखी की दुनिया प्रकाश में आई है कहाँ पे, ये IO चंद्रमा है, IO पे दिखा। ठीक है, ज्वालामुखी की दुनिया, बहुत सारे ज्वालामुखी इसको दिख रहे हैं वहां पे। जो फोटो भेजा है उसमें बहुत सारे ज्वालामुखी दिख रहे हैं। किसने खींचा, इसका जो उपग्रह है नासा का, जूनो है, अंतरिक्ष यान है, अंतरिक्ष यान जो जूनो गुजरा वहां से, तो उसने जो फिगर्स तस्वीर भेजी है उससे पता चल रहा है कि IO पे बहुत सारा ज्वालामुखी सक्रिय अवस्था में है। माना एक अध्ययन के वैज्ञानिकों का मानना है कि बृहस्पति ग्रह और इसका जो दूसरा, बृहस्पति का दूसरे जो चंद्रमा है, ठीक है, तो आपको पता है सबसे बड़ा ग्रह है,
वो जो गुरुत्वाकर्षण जो बल उनका है, वो जो आयु को अपनी ओर खींच रहे हैं, ठीक है, इस चंद्रमा को अपनी ओर खींचते रहता लगातार। इसके कारण से इसमें खिंचाव और सिकुड़न दोनों होते रहता है। इसके कारण से यहाँ ज्वालामुखी उद्गार लगातार हो रहे हैं। ऐसी तस्वीर सामने आई है। ठीक है, चलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यहाँ तक आपको रखेंगे, छोड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, अगले वीक में फिर हम लोग 2 दिन कम से कम करने का प्रयास करेंगे। इसको वीक में 2 दिन पे रखते हैं। ठीक है, आपको कुछ भी बोलना रहेगा तो आप अभी कुछ बताना चाहते हैं तो बताएंगे। आपसे लगातार करेंगे इसको, आप अभी भी या फिर यूट्यूब में जो आप देख रहे होते हैं वहां भी आप कमेंट्स में बताएंगे तब भी। ठीक है, इस पे हम लोग आगे देख पाएंगे। देखिए, जो 17वीं बीपीएससी होना है, हम लोग सबको पता है कि ये सितंबर में होगा। 3 महीने का समय देगा ये मुख्य परीक्षा के लिए। तो हम लोग की रणनीति होनी ये चाहिए कि पीटी के तैयारी के साथ साथ मुख्य परीक्षा को भी देखेंगे। और मुख्य परीक्षा की तैयारी की रणनीति सबसे अच्छी क्या है? सबसे अच्छी रणनीति ये है कि 42वीं से आप शुरू कीजिए और 69वीं तक प्रत्येक सब्जेक्ट का क्वेश्चन को उसके चैप्टर वाइज आप लिख लीजिए। ठीक है, चैप्टर वाइज जैसे आप लिखेंगे तो आपको इतना पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बहुत जल्दी ही हम आपको इस पे क्लास अरेंज करेंगे। पिछले बार एक जो क्लास अरेंज किए थे पूरी मुख्य परीक्षा पे अरेंज किए थे, इस बार हम सब्जेक्ट वाइज अरेंज करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री में कैसे, पॉलिटी में कैसे, अर्थव्यवस्था में कैसे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैसे और करंट अफेयर्स में कैसे। इसके लिए जरूरी ये होगा कि प्रत्येक साल का क्वेश्चन लिख करके आप अपने पास रखें। ठीक है, और जब उस क्लास में हम लोग इस रणनीति पर चर्चा करेंगे, आपके पास वो होगा या आप देखे रहेंगे पहले से, तो आप बेहतर समझ पाएंगे कि कैसे आपको मुख्य परीक्षा के लिए आगे बढ़ना है। ठीक है, और जो संभावित टॉपिक हो सकता है अगला मुख्य परीक्षा का, हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इससे एक फायदा ये मिलेगा कि आप अभी से पीटी के साथ साथ उन यूनिट पे अपने को फोकस कर पाएंगे, तब आप सफल हो पाएंगे। कि मुख्य परीक्षा भी एक साथ अब कर रहे हैं, अलग अलग करेंगे तो तैयारी पूरी नहीं होगी। ठीक है, इतना आप करने का प्रयास कीजिए। और अगर आप बना लेंगे तो ग्रुप में उसको डाल दीजिएगा, तो मेरे लिए भी थोड़ा सुविधाजनक होगा। अगले हम लोग इस मुख्य परीक्षा के साथ इसका डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।